तो दोस्तों इस सप्ताह हमें एक और बेहतरीन मूवी देखने को मिलने वाली है मार्वल स्टूडियो की स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। जी हाँ दोस्तों, ये एक बेहतरीन मूवी रहने वाली है और बहुत दिनों से स्पाइडरमैन का हम इंतज़ार कर रहे थे अपकमिंग मूवी का। तो फाइनली वो रिलीज़ होने वाली है। तो आज हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे, इसके प्री प्रोडक्शन से लेकर कास्ट, रिलीजिंग डेट, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में बताएंगे। सारी जो इस मूवी की एक जैसा डिटेल है वो आपको इसी वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 2026 में बनी एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के स्पाइडरमैन किरदार पर आधारित है। कोलंबिया पिक्चर्स, मार्वल स्टूडियोज और पास्कल पिक्चर्स द्वारा निर्मित और सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा वितरित, यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (एमसीयू) की 38वीं फिल्म और स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 के बाद एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्म श्रृंखला की चौथी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन डेस्टिन डेनियल क्रेटन ने किया है और इसकी पटकथा क्रिस मैककेना और एरिक सोमर्स ने लिखी है। टॉम हॉलैंड ने पीटर पार्कर स्लैश स्पाइडरमैन की भूमिका निभाई है। उनके साथ जेंडाया, सैडी सिंक, जैकब बैटलन, जॉन बर्नथॉल, फ्लोरेंस पुग, ट्रामेल टिलमैन, मारिसा टोमेई और मार्क रफेलो भी हैं। फिल्म में पीटर गुमनाम रूप से स्पाइडरमैन के रूप में न्यूयॉर्क शहर की रक्षा करता है और एक शक्तिशाली नए खतरे की जांच करता है, जबकि उसकी महाशक्तियां एक आश्चर्यजनक और संभावित रूप से खतरनाक विकास से गुजरती हैं। अगस्त 2019 तक सोनी चौथी एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्म पर काम कर रही थी और निर्माता एमी पास्कल ने नवंबर 2021 में खुलासा किया कि यह हॉलैंड अभिनीत एक नई तरह की पहली फिल्म होगी। कहानी पर काम उसी दिसंबर में शुरू हुआ, जिसमें हॉलैंड पिछली फिल्मों की तुलना में विकास में अधिक शामिल थे। मैककेना और सोमर्स फरवरी 2023 तक लेखक के रूप में वापस आ गए। क्रेटन को अक्टूबर 2024 तक निर्देशन के लिए नियुक्त किया गया और शीर्षक 2008 की कॉमिक बुक कहानी ब्रांड न्यू डे से लिया गया, जिसने स्पाइडरमैन की मौजूदा स्थिति को बदल दिया। मार्च 2025 में घोषित किया गया। निर्माता चाहते थे कि हॉलैंड का पीटर पहली बार एक असली स्पाइडरमैन बने, जो न्यूयॉर्क शहर में गली मोहल्लों के अपराध से खुद लड़े। फिल्म की शूटिंग से पहले बर्नथेल और रफालो को फ्रैंक कैसल स्लैश पनिशर और ब्रूस बैनर स्लैश हल्क के रूप में अपनी एमसीयू भूमिकाओं को दोहराने की घोषणा की गई। फिल्म की शूटिंग अगस्त से दिसंबर 2025 तक हुई, जिसमें स्कॉटलैंड के ग्लासगो और पूरे इंग्लैंड में लोकेशन फिल्मांकन शामिल था। साउंड स्टेज का काम इंग्लैंड के पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का प्रीमियर 27 जुलाई 2026 को हॉलीवुड, लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में हुआ और यह फिल्म 31 जुलाई को अमेरिका में एमसीयू के छठे चरण के हिस्से के रूप में रिलीज हुई। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 73 मिलियन डॉलर की कमाई की। कथानक: डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज के जादू के बाद दुनिया पीटर पार्कर के अस्तित्व को भूल चुकी है। 4 साल बाद पार्कर गुमनाम रूप से न्यूयॉर्क शहर की रक्षा उसके प्रसिद्ध नायक स्पाइडरमैन के रूप में कर रहा है, लेकिन उसने अपने उन परिचितों से दूरी बना ली है जिन्हें वह पहले जानता था, जिनमें उसकी पूर्व प्रेमिका मिशेल एमजे जोन्स वॉटसन और पूर्व सबसे अच्छे दोस्त नेड लीड्स शामिल हैं। पार्कर तब हस्तक्षेप करता है जब एक टैंक शहर में उत्पात मचाता है और डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल (डीओडीसी) की इमारत में घुस जाता है। चालक पर टेलीपैथिक शक्ति का कब्जा था और वह टेलीपैथिक शक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाकर मैक गार्गन, एक उन्नत अपराधी जिसे पार्कर ने पहले पकड़ा था, बी को भागने में मदद करती है। पार्कर येलेना बेलोवा से पूछताछ करता है, जो उसे बताती है कि कोई वीमैक्स की तलाश में बार-बार डीओडीसी पर हमला कर रहा है। पार्कर डीओडीसी निदेशक बिल मेट्ज़गर से पूछताछ करता है, जो अनभिज्ञता जताता है। पार्कर की मुलाकात नेड और एमजे से होती है, जो एमआईटी से स्नातक होने के बाद न्यूयॉर्क लौट आए हैं।
नेड और एमजे उसे पहचान नहीं पाते और एमजे का एक नया बॉयफ्रेंड है। पार्कर परेशान होकर घर लौटता है और अगली सुबह जब वह उठता है तो उसकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं और उसकी कलाई से जैविक जाले निकलने लगते हैं। वह गार्गन का पीछा करता है जो अब किसी वश में है और डीओडीसी में फिर से घुसने की कोशिश कर रहा है। टेलीपैथ उसका मजाक उड़ाता है और पार्कर असामान्य हिंसा के साथ प्रतिक्रिया करता है, गार्गन को पीट पीट कर बेहोश कर देता है और मौके पर पहुंचे एक पुलिस अधिकारी को गंभीर रूप से घायल कर देता है। अपने नए उत्परिवर्तनों को नियंत्रित करने की उम्मीद में पार्कर ब्रूस बैनर से अपने दूसरे रूप हल्क को दबाने वाले अवरोधक उपकरण के बारे में पूछता है। बैनर की सलाह पर पार्कर अपनी शक्तियों को सीमित करने के लिए अपना खुद का अवरोधक बनाता है और वह टेलीपैथ की क्षमताओं को दबाने के लिए दूसरे पर काम शुरू करता है। इससे पहले कि पार्कर इसे पूरा कर पाता, टेलीपैथ उसे घर पर ढूंढ लेता है और एमजे के बारे में जानने के बाद उस पर कब्जा कर लेता है और पार्कर को धोखा देकर उसका चेहरा उजागर करवा देता है। पार्कर उसे बाल बाल बचाने के बाद हार मान लेता है। हालांकि वह टेलीपैथ को सीधे देखता है और अपने एचआईयूडी से उसकी एक तस्वीर लेता है। पार्कर एमजे को सुरक्षित रखने के लिए फ्रैंक कैसल के ठिकाने पर ले जाता है। कैसल के उपकरणों और एमजे की सूझबूझ से पार्कर दोनों अवरोधकों को पूरा करता है और उसे पता चलता है कि टेलीपैथ का नाम जीन ग्रे है। जब जीन इस बार खुद और एक वश में किए हुए हल्क का इस्तेमाल करते हुए डीओडीसी पर फिर से हमला करती है तो पार्कर उसे काबू में कर डीओडीसी के हवाले कर देता है। बेहोश होने से पहले जीन सारा नाम की किसी व्यक्ति का जिक्र करती है। मेटसगर का दावा है कि सारा हाल ही में मृत उसकी सहकर्मी है, जिसके बारे में जीन को उसके दिमाग पर कब्जा करने के दौरान पता चला था। जब पार्कर लौटता है तो एमजे उसे वह पत्र दिखाती है जो उसने उसके और नेड के लिए लिखा था, जिसमें उस जादू का जिक्र था जिसने उनकी यादें मिटा दी थीं। वह अपनी बात समझाता है और अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन एमजे माफी मांगती है क्योंकि वह उसे नहीं जानती और न ही उसके प्यार का जवाब देती है। वह उसे अपने अपार्टमेंट में आमंत्रित करती है और वह उसके और नेड के साथ समय बिताता है। एमजे के यह बताने के बाद कि प्रेत बाधित होने के दौरान उसे कुछ भी याद नहीं रहता, पार्कर को एहसास होता है कि मेट्जगर ने उससे झूठ बोला था। वह येलेना से संपर्क करता है, जो डीओडीसी की संपादित फाइलों से पता लगाती है कि सारा जीन की बहन है, जो एक और टेलीपैथ थी और जिसे डीओडीसी ने अगवा कर लिया था। उसके पास एकमात्र सुराग वी मैक्स है, एक संदेश जो उसने सारा से टेलीपैथिक रूप से सुना था। लेकिन मेट्जगर इसका अर्थ नहीं जानता और जीन के दिमाग पर प्रयोग करना शुरू कर देता है। जीन को एहसास होता है कि वी मैक्स हिरासत कक्ष के ऊपर लगे एयर वेंट पर धुंधला होता हुआ अक्षर है, जो सारा ने मरने से पहले आखिरी बार देखा था। क्रोधित होकर जीन की शक्तियां और अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं और वह अपने चारों ओर शहर को मानसिक रूप से जकड़ लेती है। पार्कर जीन की शक्तियों से आंशिक रूप से अप्रभावित है और उसे रोकने के लिए डीओडीसी में प्रवेश करता है। जीन उसे चुनौती देती है और हैंड निंजाओं के एक बड़े समूह को अपने वश में कर लेती है ताकि वह उनसे लड़ सके। शुरू में अभिभूत होने के बाद वह अपने अवरोधक को हटा देता है और अपने नए उत्परिवर्तनों को अपना लेता है। अपने जैविक जालों और बढ़ी हुई इंद्रियों का उपयोग करके हैंड को हरा देता है। पार्कर जीन को अपने मन की बात पढ़ने की अनुमति देता है, जहां उसे अपनी चाची में की याद आती है, जिन्होंने उसकी क्षमताओं को स्वीकार किया और उसे उसके असली रूप में प्यार किया। पार्कर जीन को उसके दुख से उबरने में मदद करता है और जब कैसल बाहर से उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है तो वह जानबूझकर जीन और कैसल के बीच आ जाता है, जिससे उसे लगभग जानलेवा चोट लगती है। पार्कर अस्पताल में कैसल के साथ जागता है, जो बताता है कि गंभीर हालत में जीन ने उसकी जान बचाई थी। कैसल अपने किए के लिए माफी मांगता है और पार्कर को चुपके से अस्पताल से निकलने में मदद करता है। इसके बाद अपराध बोध से ग्रस्त जीन चुपचाप शहर छोड़ देती है। मेटिसगर गायब हो जाता है। रक्षा विभाग डीओडीसी जांच के दायरे में आ जाता है और पार्कर कसम खाता है कि स्पाइडरमैन बनने के लिए उसे अकेले रहने की जरूरत नहीं है। जब वह नेड से दोबारा मिलता है
तो वह अपना परिचय देता है और अपना पुराना गुप्त हाथ मिलाना शुरू करता है, जिसका नेड जवाब देता है। फिल्म के अंत में दिखाए गए एक दृश्य में नेड के स्पाइडी ट्रैकर ऐप से पता चलता है कि स्पाइडरमैन अंतरिक्ष में कहीं स्थित है। ढालना टॉम हॉलैंड पीटर पार्कर स्लैश स्पाइडरमैन के रूप में एक पूर्व एवेंजर, जिसे एक रेडियोधर्मी मकड़ी के काटने के बाद मकड़ी जैसी शक्तियां प्राप्त हुईं। 6. फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 के अंत में डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज के जादू के बाद दुनिया पीटर के अस्तित्व को भूल गई है और अब वह गुमनाम रूप से न्यूयॉर्क शहर को सड़क स्तर के अपराध से बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इंजर द चाइटिंग डूज एंटीजे। 5. निर्देशक डेस्टिन डेनियल क्रेटन का कहना है कि पीटर स्पाइडरमैन बनने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर रहा है। 7. हॉलैंड को लगा कि यह एक अनोखी और गहन सुपरहीरो कहानी है और उन्होंने कहा कि पीटर की निस्वार्थता और बलिदान के प्रति समर्पण का उसके व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म पीटर की पहचान की खोज पर केंद्रित है क्योंकि वह युवावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ रहा है और हॉलैंड ने अपने स्वयं के वयस्कता के सफर से प्रेरणा ली। 8. अपराध से पूर्णकालिक रूप से लड़ने का दबाव और अपने पूर्व मित्रों को उसके बिना आगे बढ़ते हुए देखना पीटर की महाशक्तियों में एक विकास को ट्रिगर करता है। 9. जिसके परिणाम स्वरूप परिवर्तन होते हैं, जिनमें शामिल हैं उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो जाती हैं क्योंकि वह अस्थायी रूप से नियंत्रण खो देता है और अधिक आक्रामक हो जाता है। 10. बढ़ी हुई इंद्रियां, बढ़ी हुई चपलता। 11. और यांत्रिक वेब शूटरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी कलाई से जैविक जाले उत्पन्न करने की क्षमता। सैम राइमी की स्पाइडरमैन फिल्म श्रृंखला 2002 से 2007 और नो वे होम में टोबी मैगुइरे द्वारा चरित्र के चित्रण के समान। 12. जेंडाया मिशेल एमजे जोन्स वॉटसन के रूप में पीटर की पूर्व सहपाठी और पूर्व प्रेमिका, जिसने नेड लीड्स के साथ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में पढ़ाई की थी, जिसके साथ वो एक अपार्टमेंट साझा करती है। फिल्म में एमजे का एक नया प्रेमी है जिससे पीटर के मन में विरोधाभासी भावनाएं पैदा होती हैं। जेंडाया ने लेखकों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित किया कि एमजे की अनोखी आदतें बरकरार रहें, साथ ही चरित्र को परिपक्व भी बनाया जाए, क्योंकि उनकी राय में शुरुआती मसौदे में चरित्र को बहुत सामान्य बना दिया गया था। सैडी सिंह जीन ग्रे के रूप में एक उत्परिवर्ती जिसके पास टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी और पोजेशन जैसी मानसिक क्षमताएं हैं, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल DODC द्वारा पकड़ लिया गया था और स्पाइडरमैन के साथ संघर्ष में आ जाती है। फिल्म जीन की उत्पत्ति की कहानी को अलग तरह से दर्शाती है, जिसमें कॉमिक्स की तरह कार दुर्घटना में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के रूप में प्रकट होने के बजाय उसकी बहन सारा ग्रे के साथ उसकी शक्तियां विकसित होती हैं। जेकब बैटलन ने नेड लीड्स की भूमिका निभाई है, पीटर का पूर्व सबसे अच्छा दोस्त, जिसने एमजे के साथ MIT में पढ़ाई की थी। उसने स्पाइडरमैन के बारे में जानने की उम्मीद में स्पाइडी ट्रैकर नामक एक ऐप बनाया है ताकि हाई स्कूल में नेड और उसके सहपाठियों को बचाने के लिए उसे धन्यवाद दे सके। बैटलन ने कहा कि नेड और एमजे वास्तव में बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, हालांकि दोनों को लगता है कि कुछ कमी है, और आगे कहा कि स्पाइडी ट्रैकर का निर्माण उनके और स्पाइडरमैन के बीच लापता कड़ी को खोजने का उनका तरीका है। जॉन बर्नथेल फ्रैंक कैसल स्लैश पनिशर के रूप में एक सतर्कतावादी जो अपने परिवार की क्रूर हत्या के बाद आपराधिक दुनिया से किसी भी तरह से लड़ने का लक्ष्य रखता है, चाहे परिणाम कितने भी घातक क्यों ना हो। ये फिल्म डिज्नी प्लस टेलीविजन स्पेशल द पनिशर वन लास्ट किल 2026 में कैसल की भूमिका पर आधारित है, जो ब्रांड न्यू डे में उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाती है। बर्नथेल ने कहा कि फिल्म की शुरुआत तक ये किरदार मूल रूप से मनुष्यों से विमुख हो चुका है। कैसल गोल्डन गर्ल नामक एक हाउसबोट से अपना काम करता है, जो एक परिवर्तित औद्योगिक बजरा से निर्मित है और एक कमांड सेंटर और एक सुरक्षित ठिकाने दोनों के रूप में कार्य करती है। निर्माता केविन फीगे ने कहा कि इस फिल्म में इस किरदार का स्वभाव
मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू में उनकी पिछली भूमिकाओं से अलग होगा, जो उनकी हिंसक कार्रवाइयों पर अधिक केंद्रित हैं, जो इस फिल्म की PG-13 रेटिंग के अनुरूप नहीं है। हॉलैंड ने कहा कि पीटर और कैसल के बीच का रिश्ता तब विकसित हुआ जब उन्होंने और बर्नथल ने फिल्मांकन के दौरान सुधार किया। उनके किरदार एक दूसरे से नफरत करने से लेकर बड़े भाई स्लैश छोटे भाई की प्रतिद्वंदिता विकसित करने तक पहुंच गए। हॉलैंड ने पीटर और कैसल के बीच समानता पर भी प्रकाश डाला, ये कहते हुए कि दोनों किरदार एक ही चीज से गुजर रहे हैं, जिसके कारण कैसल पीटर के लिए एक संरक्षक की भूमिका निभाता है और उसकी मानसिक परेशानी से निपटने में उसकी मदद करता है। कॉमिक्स से कैसल की बैटल वैन को पहली बार लाइव एक्शन में दिखाया गया है, फ्लोरेंस पुग येलेना बेलोवा स्लैश ब्लैक विडो के रूप में, न्यू एवेंजर्स की एक सदस्य जिसे रेड रूम में ब्लैक विडो हत्यारे के रूप में प्रशिक्षित किया गया था, ट्रेमेल टिलमैन विलियम बिल मेट्जगर के रूप में, डीओडीसी के प्रमुख जो महाशक्तिशाली व्यक्तियों पर पुलिसिंग कर रहे हैं। डीओडीसी सुविधा में एक ब्रेकआउट के बाद मेट्जगर स्पाइडरमैन की मदद लेता है एक अदृश्य खतरे से निपटने में, जिसे केवल वही महसूस कर सकता है और जिससे वो अपनी शक्तियों के कारण प्रतिरक्षित है। मरीसा टोमेई मे पार्कर के रूप में, पीटर की दिवंगत चाची जो फ्लैशबैक दृश्यों में दिखाई देती है। मार्क रफालो ब्रूस बैनर स्लैश हल्क के रूप में, एक संस्थापक एवेंजर और प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जो गामा विकिरण के संपर्क में आने के कारण क्रोधित या उत्तेजित होने पर एक मांसल हरे रंग की त्वचा वाले मानव रूप में परिवर्तित हो जाता है। बैनर अब एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी ESU में क्वांटम यांत्रिकी के प्रोफेसर हैं और पीटर अपनी विकसित होती महाशक्तियों के बारे में मदद के लिए उनसे संपर्क करता है। बैनर अपने शरीर में गामा विकिरण को दबाने और अपने मानव रूप में प्रकट होने के लिए एक अवरोधक उपकरण पहनता है। इस तकनीक को फिल्म शॉन्ग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स 2021 के मध्य क्रेडिट दृश्य के दौरान पेश किया गया था और डिज्नी प्लस टेलीविजन श्रृंखला शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ 2022 में समझाया गया था। फिल्म एवेंजर्स एंड गेम 2019 में बैनर द्वारा अपने व्यक्तित्व के दोनों पक्षों को स्मार्ट हल्क में सफलतापूर्वक मिलाने के बाद ब्रांड न्यू डे में उसे अपने अनियंत्रित विनाशकारी सैवेज हल्क व्यक्तित्व में वापस जाते हुए दिखाया गया है, जिसे आखिरी बार फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 में देखा गया था। अतिरिक्त अभिनेता जो अपनी MCU भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं, उनमें माइकल मैंडो मैक गार्गन स्लैश स्कॉर्पियन के रूप में हैं, एक अपराधी जिसे पहले स्पाइडरमैन ने पकड़ा था और फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 में गिरफ्तार किया था। अब एक मशीनीकृत बिच्छू जैसी पूंछ से सुसज्जित कवच पहने हुए है और ज़ैब्रिना गुएवारा शीला रिवेरा के रूप में न्यूयॉर्क शहर की नई मेयर। च्योबर्ड 44 लिजा कोलोन जायस जीन डेवॉल्फ की भूमिका निभाती है, जो न्यूयॉर्क शहर पुलिस विभाग NYPD की एक जासूस हैं। 45 मार्विन जोन्स तीसरा लोनी लिंकन स्लैश टॉम बस्टोन की भूमिका निभाते हैं, जो एल्बिनिज्म लगभग अविनाशी त्वचा और अलौकिक शक्ति वाला एक अपराध सरगना है। 46 ईमान एसफंडी एमजे के नए प्रेमी के रूप में दिखाई देते हैं। 21 ओलिविया बूथ फोर्ड ने सारा ग्रे का किरदार निभाया है, जो जीन की बड़ी उत्परिवर्ती बहन है और उसके पास भी जीन जैसी ही शक्तियां हैं। 19 शैनन यंग चो ने सिंडी का किरदार निभाया है, जो ESU में बैनर की छात्राओं में से एक है। 47 बिली क्लेमेंट्स ने रैमरोड का किरदार निभाया है, जो एक साइबोर्ग सुपर विलन है। 48 और नाओमी वॉट्स ने ईवी को आवाज दी है, जो पार्कर की कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सहायक है। 49 कीट डेविड ने मकड़ियों पर एक प्रकृति वृत्तचित्र में कथावाचक को आवाज दी है, जिसे पार्कर देखता है। 44 फिल्म में दिखाई देने वाले अन्य पात्रों में सुपर विलन बूमरैंग और टारेंटुला शामिल हैं। 42 साथ ही संगठन द हैंड भी 42, जिसमें स्टंट कलाकार और मार्शल आर्टिस्ट फैन शियाओ शुआंग संगठन के नेता के रूप में दिखाई देते हैं। 50
समाचार एंकर पैट कीर्नन भी विभिन्न अन्य एमसीयू परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाने के बाद इस फिल्म में स्वयं के रूप में दिखाई देते हैं। 44 टोनी रेवोलरी और मार्टिन स्टार तस्वीरों में अपने अपने एमसीयू किरदारों फ्लैश थॉम्पसन और रोजर हैरिंगटन के रूप में दिखाई देते हैं। 21 उत्पादन विकास रुचि और लेखन में देरी 2016 में रिलीज हुई फिल्म एड ऑडिसी के प्रीमियर पर मुस्कुराते हुए टॉम हॉलैंड की तस्वीर। टॉम हॉलैंड ने ब्रांड न्यू डे के विकास में पिछली एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्मों की तुलना में कहीं अधिक योगदान दिया। अगस्त 2019 में खबर आई थी कि सोनी पिक्चर्स मार्वल स्टूडियोज और उसके अध्यक्ष केविन फीगे के साथ स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम 2019 के सह निर्माण के बाद तीसरी फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 के साथ साथ चौथी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्म भी बना रही है। 51 उसी महीने बाद में सोनी ने कहा कि दोनों कंपनियों के बीच प्रोडक्शन डील को अपडेट करने की बातचीत विफल होने के बाद वह मार्वल स्टूडियोज और फीगे के बिना नो वे होम बनाएगी। 52 प्रशंसकों की नकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद सोनी और मार्वल की मूल कंपनी डिज्नी ने फिर से बातचीत शुरू की और सितंबर के अंत में एक नए समझौते की घोषणा की जिससे मार्वल स्टूडियोज और फीगे को निर्माता एमी पास्कल के साथ सोनी के लिए नो वे होम का निर्माण करने की अनुमति मिली। 53 फरवरी 2021 में टॉम हॉलैंड ने कहा कि नो वे होम सोनी और मार्वल के साथ उनके अनुबंध की आखिरी फिल्म थी, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह भविष्य में पीटर पार्कर स्लैश स्पाइडरमैन की भूमिका निभाते रहेंगे। 55 उसी जुलाई में जेंडाया हॉलैंड की तत्कालीन प्रेमिका और बाद में पत्नी जो एमसीयू में पीटर की प्रेमिका मिशेल एमजे जोन्स वॉटसन की भूमिका निभाती है ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि कोई और एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्म बनेगी या नहीं। 56 अक्टूबर में हॉलैंड ने कहा कि नो वे होम को उस फ्रेंचाइजी के अंत के रूप में देखा जा रहा है जो होम कमिंग के साथ शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि कोई भी आगामी एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्में पहली त्रयी से अलग होंगी और उनमें एक टोनल परिवर्तन होगा। 57 हॉलैंड ने नवंबर 2021 में कहा था कि उन्हें पक्का नहीं था कि उन्हें स्पाइडरमैन फिल्में बनाना जारी रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वे 30 साल की उम्र में भी इस किरदार को निभाते रहे तो उन्होंने कुछ गलत किया होगा। उन्होंने पीटर के बजाय माइल्स मोरालेस अवतार वाले स्पाइडरमैन पर आधारित फिल्म में रुचि दिखाई। इसके बावजूद पास्कल ने भविष्य में स्पाइडरमैन फिल्मों में हॉलैंड के साथ काम जारी रखने की उम्मीद जताई। 58 और कहा कि नई त्रयी की पहली फिल्म पर काम शुरू होने वाला है। 59 हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि सोनी के पास अभी तक एमसीयू की और स्पाइडरमैन फिल्मों के लिए कोई आधिकारिक योजना नहीं थी, लेकिन मार्वल स्टूडियोज के साथ अपना सहयोग जारी रखने की उम्मीद थी। 60 हॉलैंड ने कहा कि उन्हें भविष्य की स्पाइडरमैन फिल्मों की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन कुछ बहुत ही रोमांचक चीजों पर चर्चा हो रही थी और उन्हें लगता था कि इस फ्रेंचाइजी का भविष्य उज्ज्वल है। 61 अगले महीने उन्होंने कहा कि उन्होंने इस किरदार के साथ जो चाहा था वह हासिल कर लिया है और अगर उन्हें किसी और फिल्म में मुख्य भूमिका नहीं मिलती है तो वे इस भूमिका को अलविदा कहने के लिए तैयार हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी छोड़ने से उन्हें दुख होगा। 62 पास्कल ने उम्मीद जताई कि सोनी और डिज्नी की साझेदारी हमेशा बनी रहेगी और फीज ने वादा किया कि यह नो वे होम के निर्माण के दौरान हुई टूट फूट की तरह दोबारा नहीं टूटेगी। उन्होंने कहा कि हॉलैंड का पीटर किसी समय किसी और एमसीयू फिल्म में वापसी करेगा और पुष्टि की कि उन्होंने पास्कल, सोनी और डिज्नी के साथ अगली स्पाइडरमैन फिल्म की कहानी पर चर्चा शुरू कर दी है। 63 यह नो वे होम के अंत में पीटर के उस महत्वपूर्ण निर्णय से आगे बढ़ेगा जिसमें उसने सबको यह भुला दिया कि वह कौन है। 65 अप्रैल 2022 तक जब सीरीज के निर्देशक जॉन वॉट्स ने मार्वल स्टूडियोज की फैंटास्टिक फोर फिल्म
2025 के निर्देशक पद से इस्तीफा दिया तो सोनी को उम्मीद थी कि वॉट्स अगली स्पाइडरमैन फिल्म के लिए लौटेंगे। 66 एक महीने बाद सोनी पिक्चर्स के सीईओ और चेयरमैन टॉम रॉथमैन ने पुष्टि की कि उन्हें उम्मीद है कि पिछली फिल्मों के पूरे समूह की वापसी होगी, जिसमें वॉट्स, हॉलैंड और जेंडाया शामिल हैं। 67 फईगे ने फरवरी 2023 में कहा कि उनके पास बड़े विचारों वाली एक कहानी है और लेखकों ने इस पर काम शुरू कर दिया है। 68 लेकिन 2023 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल के कारण मई में इसे रोक दिया गया। पास्कल ने कहा कि हड़ताल समाप्त होने के बाद फिल्म पर काम फिर से शुरू होगा। 69 हॉलैंड ने कहा कि वह फिल्म के लिए विचारों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में बैठकों में शामिल थे। 70 और लेखकों की हड़ताल के कारण इन्हें भी रोक दिया गया था। 71 चौथी फिल्म बनाने के पीछे के रचनात्मक तर्क से वे खुश थे, लेकिन फ्रेंचाइजी में चौथी फिल्मों से जुड़े कलंक को लेकर आशंकित थे और उन्हें लगा कि पहली 3 फिल्मों के साथ उन्होंने शानदार सफलता हासिल की है। 72 और नो वे होम उनके पीटर के लिए एकदम सही विदाई थी। 73 उन्होंने आगे कहा कि उनके मन में एक इच्छा थी कि वे इस शानदार मुकाम पर फ्रेंचाइजी से विदा लें और किसी दूसरे अभिनेता को जिम्मेदारी सौंप दें। 72 हॉलैंड एक और फिल्म के लिए वापस आना चाहते थे अगर वह किरदार के साथ न्याय करे। 74 सक्रिय कार्य को पुनः आरंभ करना। लेखकों की हड़ताल सितंबर 2023 के अंत में समाप्त हुई। 75 और हॉलैंड ने नवंबर में पुष्टि की कि फिल्म के बारे में चर्चा फिर से शुरू हो गई है। 74 नो वे होम की रिलीज के बाद से हॉलैंड को इंटरनेट पर श्रृंखला के भविष्य के बारे में प्रशंसकों की भावनाओं का पता था और उन्होंने अगली स्पाइडरमैन फिल्म के लिए लोगों की क्या इच्छा है को समझने की कोशिश की। प्रशंसक एक ऐसी फिल्म में रुचि रखते थे जो उनसे जुड़ी हो, जिसमें स्पाइडरमैन दुनिया को बचाने के बजाय शायद खुद को बचाने पर ध्यान केंद्रित करे। 76 उन्होंने स्टूडियो के साथ अपनी बैठकों के दौरान इस भावना को प्रस्तुत किया, यह मानते हुए कि प्रशंसकों की रुचियों को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ये फिल्में प्रशंसकों के लिए बनाते हैं। 77 78 हॉलैंड ने सुझाव दिया कि पीटर को अपनी शक्तियों में यौवन जैसे बदलावों से गुजरना चाहिए, एक शुरुआती विचार जिसे रचनात्मक टीम ने पसंद किया और आगे विकसित किया। 70 एक और विचार चरित्र को एक पालतू कुत्ता देने का था, लेकिन हॉलैंड ने कहा कि यह बहुत जल्दी खारिज हो गया। 79 हॉलैंड चौथी फिल्म की कहानी पर अधिक इनपुट देने में सक्षम था क्योंकि वह पिछली एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्मों की तुलना में रचनात्मक प्रक्रिया में बहुत पहले शामिल था। 80 पत्रकार जेफ स्नेडर ने 2024 की शुरुआत में बताया कि मार्वल स्टूडियोज निर्देशक के तौर पर ड्रू गोडार्ड और जस्टिन लिन पर विचार कर रहा था। 81 कि क्रिस मैकेना और एरिक सोमर्स पिछली 3 स्पाइडरमैन फिल्मों से स्क्रिप्ट लिखने के लिए वापस आ गए थे, कि हॉलैंड और जेंडाया दोनों के लौटने की उम्मीद थी। 81 और फिल्म की शूटिंग उसी साल सितंबर या अक्टूबर में शुरू होने वाली थी, जिससे जेंडाया के व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए यूफोरिया 2026 के तीसरे सीजन की शूटिंग में देरी हो रही थी। 82 वैरायटी ने मार्च में बताया कि स्क्रिप्ट पर अभी भी काम चल रहा था और कोई निर्देशक या शूटिंग की तारीख तय नहीं हुई थी। 83 अगले महीने हॉलैंड ने कहा कि वे लेखकों को हड़ताल के बाद स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए जरूरी समय दे रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि वह हमेशा स्पाइडरमैन फिल्में करना चाहेंगे और उनका करियर इस फ्रेंचाइजी की वजह से ही बना है, लेकिन उन्होंने दोहराया कि वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगली फिल्म पिछली त्रयी की विरासत को संरक्षित करने के लिए सही तरीके से बनाई जाए। 80 फीज ने जुलाई में कहा था कि पटकथा का मसौदा अपेक्षाकृत जल्द ही प्रस्तुत किया जा रहा है। 84 और वॉट्स अन्य परियोजनाओं में व्यस्त होने के कारण निर्देशन के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।
फीगे ने कहा कि नो वे होम का अंत दर्शकों से एक वादा था कि वे एमसीयू में पहली बार हॉलैंड को एक सही स्पाइडरमैन के रूप में देखेंगे। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि ब्रांड न्यू डे कॉमिक्स से चरित्र के क्लासिक तत्वों पर केंद्रित है। विशेष रूप से यह नायक को अपने दम पर काम करते हुए और न्यूयॉर्क शहर में सड़क स्तर के अपराध से लड़ने के लिए अपनी महान शक्ति का जिम्मेदारी से उपयोग करते हुए दिखाता है, न कि फ्रेंचाइजी में उसकी पिछली उपस्थिति में देखे गए विश्व समाप्ति की घटनाओं से निपटते हुए। 5. 7. इस दिशा के कारण मार्वल अन्य सड़क स्तर के नायकों को शामिल करना चाहता था जिनसे हॉलैंड के स्पाइडरमैन ने पहले कभी बातचीत नहीं की थी। 5. जैसे कि पनिशर और हल्क। 130 पास्कल ने कहा कि इन दो पात्रों को इसलिए चुना गया क्योंकि वे दोनों पीटर जैसी ही समस्याओं का सामना करते हैं, एक समानता जिसे उन्होंने फिल्म में उसकी कहानी में योगदान दिया। 125 फीगे ने बताया कि पनिशर को एक स्पाइडरमैन कॉमिक द अमेजिंग स्पाइडरमैन वॉल्यूम में पेश किया गया था। 129 फरवरी 1974। 5. शांग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स के नायक जू शांग-ची को ब्रांड न्यू डे में उपस्थिति के लिए विचाराधीन नायकों में से एक माना गया था। 138 इसके अतिरिक्त फिल्म में नए और पुराने दोनों खलनायक दिखाई देते हैं। 139 नए खलनायकों में टॉम बस्टोन, बूमरैंग, टारेंटुला, 42 और रैमरोड शामिल हैं। 140 रचनात्मक टीम ने फिल्म के खलनायकों की सूची का सावधानीपूर्वक चयन किया, जिसमें स्पाइडरमैन के जाने माने दुश्मनों को कम झात दुश्मनों के साथ मिलाया गया, क्योंकि वे चाहते थे कि पीटर ऐसे दुश्मनों का सामना करे जिन्हें वह 1 या 2 दिन के भीतर आसानी से हरा सके और साथ ही पुराने प्रशंसकों को भी आश्चर्यचकित कर सके। 28 हालांकि होमकमिंग का खलनायक शॉकर ब्रांड न्यू डे में दिखाई नहीं देता है, स्पाइडरमैन हल्क से लड़ने के लिए अपने दस्ताने का उपयोग करता है। 141 हॉलैंड ने कहा कि नो वे होम के अंत में स्ट्रेंज द्वारा किया गया जादू, जिससे सभी लोग पीटर को भूल जाते थे, ब्रांड न्यू डे के लिए एक रचनात्मक चुनौती थी जिसने कुछ तार्किक समस्याएं पैदा की, विशेष रूप से पीटर की पूर्व प्रेमिका एमजे और उसके पूर्व सबसे अच्छे दोस्त नेड जैसे पात्रों की यादों पर इसके प्रभावों के संबंध में। हॉलैंड ने समझाया कि जादू इस तरह काम करता है कि लोग स्पाइडरमैन को याद रखते हैं, वे उसके साथ अपनी बातचीत को याद रखते हैं, वे बस यह याद नहीं रखते कि वह कौन है, सिवाय एक व्यक्ति के। 142 ब्रांड न्यू डे की कहानी नो वे होम की घटनाओं के 4 साल बाद और डूम्सडे की घटनाओं से पहले की है। 125 हॉलैंड ने कहा कि नो वे होम और ब्रांड न्यू डे के बीच लंबे समय के अंतराल का एक कारण पात्रों को पर्दे के पीछे परिपक्व होने का समय देना था। 143 बैटलन ने इस कथन की पुष्टि करते हुए कहा कि क्रेटन ने कलाकारों को अपने अपने पात्रों को अपनी इच्छानुसार वास्तव में गहराई से समझने का अवसर दिया। 16 ब्रांड न्यू डे के डूम्सडे के साथ संबंध के बारे में बात करते हुए, जिसे मूल रूप से ब्रांड न्यू डे से पहले रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में दिसंबर 2026 में स्थानांतरित कर दिया गया, क्रेटन ने कहा कि इसने ब्रांड न्यू डे को डूम्सडे से जुड़ने का तरीका खोजने की आवश्यकता के बिना अपने दम पर खड़े होने की अनुमति दी और कुछ चीजें करने की अनुमति दी जो डूम्सडे के बाद रिलीज होने पर समझ में नहीं आती या संभव नहीं होती। 144 हॉलैंड ने कहा कि ब्रांड न्यू डे में पीटर अपने जीवन के सबसे अंधकारमय अध्याय की शुरुआत में है। 145 क्योंकि कथानक इस बात पर केंद्रित है कि चरित्र अपने नागरिक जीवन की उपेक्षा करते हुए स्पाइडरमैन बनने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर देता है, जिससे उसे भुला दिए जाने के आघात को दबाने का निर्णय लेता है। 73-28 एक ऐसा विकल्प जिसके बारे में हॉलैंड ने कहा कि यह चरित्र को यह महसूस करने से रोकता है कि वह जो व्यक्ति है वही उसे वह नायक बनाता है जिसे प्रशंसक प्यार करते हैं। यह आधार हॉलैंड द्वारा फिल्म के केंद्रीय विषयों में से एक के रूप में पहचाने गए मुद्दे को संबोधित करता है, पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाने में असमर्थता, क्योंकि पीटर अपने खोए हुए हर चीज का सामना करने
और वास्तविक जीवन में लोगों से फिर से जुड़ने के बजाय एक सुपर हीरो के रूप में अपने काम में खुद को डुबो देता है, जिससे अपनी नागरिक पहचान का त्याग करने के बाद संतुलन हासिल करना मुश्किल हो जाता है। एक संदेश जिसे हॉलैंड ने डिजिटल युग के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण माना, जहां शाम को घर पर बैठकर बस अपने फोन को स्क्रॉल करना और अपने दिमाग को सुस्त कर देना और यह भूल जाना बहुत आसान है कि सामाजिकता कितनी महत्वपूर्ण है। 73 हर किसी द्वारा भुला दिए जाने का आघात, साथ ही पूरे समय अपराध से लड़ने का दबाव पीटर की महाशक्तियों में एक विकास को ट्रिगर करता है। 9 परिवर्तनों में से एक जैविक जाला बुनना है, एक ऐसी क्षमता जिसके लिए फिल्म निर्माताओं ने 2005 से 2006 की द अदर कॉमिक बुक क्रॉसओवर कहानी से प्रेरणा ली। क्रेटन ने इस परिवर्तन को भयानक बताया, जिसमें पीटर को शुरू में लगता है कि वह एक राक्षस में बदल रहा है, हालांकि अंततः वह अपने अंदर हो रहे परिवर्तनों को स्वीकार करना सीख जाता है। 28 डिजाइन कॉस्ट्यूम डिजाइनर संजा मिल्कोविक हैज नो वे होम और अन्य एमसीयू फिल्मों से लौटी। 50 और प्रोडक्शन डिजाइनर चार्ल्स वुड भी पिछले एमसीयू मीडिया से लौटे। दौज 146 क्रेटन के पास आर्ट डिपार्टमेंट की दीवार पर 8 या 9 कॉमिक बुक कवर थे, जिन्हें वह ब्रांड न्यू डे में फिर से बनाने की योजना बना रहे थे, जिनमें शामिल थे द अमेजिंग स्पाइडरमैन नंबर 129, 5 स्पाइडरमैन की पहली कॉमिक अमेजिंग फैंटेसी वॉल्यूम 1 नंबर 15 अगस्त 1962, जिसमें स्पाइडरमैन को एक नागरिक के साथ झूलते हुए दिखाया गया है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन वॉल्यूम 1 नंबर 134 जुलाई 1974, जिसमें स्पाइडरमैन को टारेंटुला से लड़ते हुए दिखाया गया है। 13 द अमेजिंग स्पाइडरमैन वॉल्यूम 1 नंबर 221 जुलाई 1981, जिसमें स्पाइडरमैन को रैमर रोड से बचते हुए दिखाया गया है। 140 द स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन वॉल्यूम 1 नंबर 142 मई 1988, जिसमें स्पाइडरमैन को टॉम्बस्टोन द्वारा एक इमारत की छत से नीचे फेंकने वाला है। द पनिशर वॉर जर्नल वॉल्यूम 1 नंबर 15 दिसंबर 1989, जिसमें स्पाइडरमैन और पनिशर पर कई बंदूकें तानी हुई दिखाई देती हैं। 28 द अमेजिंग स्पाइडरमैन वॉल्यूम 1 नंबर 345 मार्च 1991, जिसमें स्पाइडरमैन पर बूमरैंग द्वारा हमला किया जाता है। 13 स्पाइडरमैन एडवेंचर्स नंबर 2 नवंबर 1994, जिसमें स्पाइडरमैन को स्कॉर्पियन की यांत्रिक पूंछ से मारा जाता है। 147 और दो न्यू एवेंजर्स वॉल्यूम 1 नंबर 27 फरवरी 2007, जिसमें रोनिन को इलेक्ट्रा नैचियोस के नेतृत्व में संगठन दी हैंड के कई सदस्यों का सामना करते हुए दिखाया गया है। 28 इनमें से कई कवर फिल्म के शुरुआती मोन्टाज में दिखाई देते हैं, जो दर्शाता है कि नो वे होम के अंत के बाद से पीटर 4 वर्षों में क्या कर रहा है। क्रेटन को ऐसे कवर चुनने में मजा आता था जो हमें यह कल्पना करने की अनुमति देते थे कि उस फ्रेम से थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में क्या हो सकता था, जिसे हम सभी देखने के आदी हैं। 116 इसके अतिरिक्त ब्रांड न्यू डे सिविल वॉर वॉल्यूम 1 नंबर 5 फरवरी 2006 के एक पृष्ठ को पुनः प्रस्तुत करता है, जिसमें पनिशर को गंभीर रूप से घायल स्पाइडरमैन का शव ले जाते हुए दिखाया गया है। 44 लाल और नीले रंग के कपड़े पर काम कर रहे 3D प्रिंटर की तस्वीर ब्रांड न्यू डे फिल्म में पीटर द्वारा अपने स्पाइडरमैन सूट को बनाने और मरम्मत करने के लिए इस्तेमाल किया गया घर का बना फैब्रिकेटर सोनी/लिटिल सीजर्स अपार्टमेंट रेप्लिका फैन एक्सपीरियंस में देखा गया। ब्रांड न्यू डे के लिए नए स्पाइडरमैन सूट को बनाने की प्रक्रिया में हॉलैंड शामिल थे। उन्होंने सूट के स्वरूप के पीछे की कहानी संबंधी वजहों पर ध्यान केंद्रित किया। 77 साथ ही मैग्विरे और गारफील्ड के स्पाइडरमैन संस्करणों द्वारा पहने गए सूटों के बारे में प्रशंसकों को सबसे ज्यादा पसंद आने वाले विवरणों पर शोध किया ताकि नए सूट को डिजाइन किया जा सके। 148 हॉलैंड ने दोनों पोशाकें भी पहनी और बताया कि इससे ब्रांड न्यू डे के लिए सूट के अंतिम डिजाइन को आकार देने में मदद मिली। 149 इन विवरणों में हॉलैंड के पीटर को अधिक परिपक्व रूप देने के लिए एक अधिक कसा हुआ मास्क शामिल था,
जबकि अनुपात जानबूझकर कलाकार जॉन रोमिता सीनियर के नायक के क्लासिक दृष्टिकोण को दर्शाते थे। 28। इसके अतिरिक्त धड़ को लंबा दिखाने के लिए बेल्ट को नीचे रखा गया था, ठीक उसी तरह जैसे बूट का डिजाइन पैरों के लिए भी यही प्रभाव पैदा करने के उद्देश्य से बनाया गया था। 148। हॉलैंड ने कहा कि सूट को उनके द्वारा पहले पहनी गई स्पाइडरमैन पोशाकों से पूरी तरह से अलग तरीके से बनाया गया था, जिससे यह अधिक आरामदायक और लचीला बन गया। 123। नया सूट डिजाइन में नो वे होम के अंत में पेश किए गए सूट के समान है, जिसे हॉलैंड के पीटर ने उस फिल्म में मैगुइरे और गारफील्ड के स्पाइडरमैन दोनों के साथ अपनी बातचीत के बाद बनाया था। नो वे होम की पटकथा बताती है कि पीटर ने अपने सूट को डिजाइन करते समय उन पात्रों द्वारा पहने गए सूट से प्रेरणा ली थी। 150। जिसे हॉलैंड ने उस फिल्म में दिखाई देने वाले स्पाइडरमैन के सभी अवतारों द्वारा पहने गए 3 परिधानों का स्पाइडर चाइल्ड बताया। 151। उन्हें पीटर का अपने बड़े भाइयों जैसा बनने की कोशिश करना, उन्हें अपना आदर्श मानना और उनके सूट पर छोटी छोटी बारीकियों को देखना जो उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं का विचार भी पसंद आया, खासकर अब जब वह एवेंजर्स से जुड़ा नहीं है और अपना खुद का सूट बना रहा है। 123। चूंकि पीटर के पास अब स्टार्क के धन और संसाधनों तक पहुंच नहीं है, इसलिए वह फिल्म में अपनी खुद की तकनीक विकसित करता है, जिसमें ईवी नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई भी शामिल है। 152। जिसे नाओमी वॉट्स ने आवाज दी है, जिन्होंने पहले हॉलैंड के साथ फिल्म द इम्पॉसिबल 2012 में काम किया था। 49। और फैब्रिकेटर नामक एक घर में बनी हाइब्रिड मशीन, एक सिलाई मशीन और एक 3D प्रिंटर का संयोजन, जो उसे अपना सूट बनाने और उसकी मरम्मत करने की अनुमति देता है। 152। 28। क्रेटन ने बाद वाले को स्टेरॉयड पर 3D प्रिंटर के रूप में वर्णित किया। 152। पीटर की स्पाइडर सेंस, जिसे पिछली MCU स्पाइडरमैन फिल्मों में पीटर टिंगल कहा जाता था, को ब्रांड न्यू डे के लिए एक नया ध्वनि प्रभाव मिला, जिसे दर्शकों को उसी तरह शक्ति का अनुभव कराने के लिए डिजाइन किया गया था जैसे पीटर करता है। 153। प्रोडक्शन टीम ने स्पाइडरमैन के जालों पर झूलने वाले दृश्यों के संदर्भ के रूप में विंगसूट फ्लायर्स और पार्कोर एथलीटों के ऑनलाइन फुटेज का विश्लेषण किया। न केवल उनके शारीरिक प्रदर्शन का अवलोकन किया, बल्कि यह भी देखा कि उन्होंने गोप्रो कैमरों और सेल्फी स्टिक का उपयोग करके एक्शन को कैसे कैप्चर किया। 138। रहस्यमय खलनायक की एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की क्षमता के बारे में क्रेटन और बाकी प्रोडक्शन टीम इस शक्ति को पर्दे पर क्रियाशील रूप से दिखाने के लिए दृश्य प्रभावों पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहना चाहते थे। इसके बजाय उन्होंने एक व्यावहारिक, यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया और इसी उद्देश्य से क्रेटन ने अपने मित्र और नृत्य कोरियोग्राफर नाथन किम को काम पर रखा, जिन्होंने खलनायक द्वारा वश में किए जाने पर लोगों के शरीर के मुड़ने और घूमने के तरीकों को सावधानीपूर्वक तैयार किया। क्रेटन ने बताया कि फिल्म में बहुत ही सावधानीपूर्वक समन्वित कोरियोग्राफ किए गए शारीरिक हाव-भाव हैं, जो दर्शकों को यह समझने में मदद करते हैं कि खलनायक कब सक्रिय है। 35। द पनिशर का रूप चरित्र के विभिन्न कॉमिक बुक युगों से प्रेरित है, जिसमें द पनिशर वॉर जर्नल #15 का कवर भी शामिल है। रचनात्मक टीम ने पनिशर के प्रतिष्ठित खोपड़ी प्रतीक के कई संस्करणों के साथ प्रयोग किया, इससे पहले कि वे एक ऐसे डिजाइन पर सहमत हुए जो कलाकार जॉन बुस्केमा के क्लासिक लुक को दर्शाता है, जिसमें खोपड़ी जानबूझकर केवलर कवच पर बुलेट चुंबक के रूप में कार्य करती है। हल्क को उसके शुरुआती कॉमिक बुक कहानियों से प्रेरित होकर अधिक भयावह रूप दिया गया, जिसमें रफालो के चेहरे की विशेषताएं रूपांतरण के दौरान कम पहचानने योग्य हो गईं, ताकि चरित्र के राक्षसी स्वभाव पर जोर दिया जा सके। 28। 154। फिल्म निर्माताओं ने ब्रांड न्यू डे में कॉमिक्स से हल्क के मूल भूरे रंग के रूप, जिसे ग्रे हल्क कहा जाता है, का उपयोग करने पर विचार किया, लेकिन अंततः यह तय किया कि दर्शकों को उसे उसके अधिक परिचित हरे सैवेज हल्क संस्करण में देखना चाहिए। टारंटुला के सीने के प्रतीक को हटा दिया गया क्योंकि यह स्पाइडरमैन के प्रतीक से बहुत मिलता जुलता था।
इसके बजाय मकड़ी के आकार को सूक्ष्म रूप से पूर्ण प्रस्तुत करने के लिए चरित्र के सूट पर सामरिक पट्टियों का उपयोग किया गया। 28 फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 3 अगस्त 2025 को ग्लासगो, स्कॉटलैंड में ब्लू ओएसिस 156 के कार्यकारी शीर्षक के तहत शुरू हुई, जिसमें ब्रेड पावलक कई क्रेटन की पिछली फिल्मों से छायाकार के रूप में वापस आए। 152 फिल्मांकन मूल रूप से 2025 की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद थी। 88 लेकिन 6 महीने की देरी हुई ताकि हॉलैंड ओडिसी की शूटिंग कर सकें। 98 वह नोलन के कुशल और तैयार फिल्म निर्माण दृष्टिकोण से प्रेरित थे और ब्रांड न्यू डे में भी इसी तरह की कार्यनीति लाना चाहते थे, इस बात पर जोर देते हुए कि फिल्म कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में स्पष्ट विचार के साथ प्रत्येक दिन के फिल्मांकन की योजना पहले से ही बना ली जाए, न कि फिल्मांकन के दौरान इसे तय करने की कोशिश की जाए। 157 98 और जब भी संभव हो वास्तविक व्यावहारिक स्टंट किए जाएं। 158 इनमें से कुछ स्टंट मार्वल की स्पाइडरमैन गेम श्रृंखला से प्रेरित थे। 159 जिनके फिनिशिंग मूव्स को हॉलैंड ने फिल्म में शामिल करने की कोशिश की। 160 उन्हें निर्माताओं और क्रेटन से झेंडाया के साथ एक दृश्य की शूटिंग रोकने का भी आत्मविश्वास था, जिसे उन्हें लगा कि फिर से बनाने की आवश्यकता है। 97 73 प्रोडक्शन टीम ने ग्लासगो की सड़कों और इंग्लैंड के बकिंघमशायर में पाइनवुड स्टूडियो में विस्तृत सेटों पर न्यूयॉर्क शहर के क्वींसबरो को फिर से बनाया। बाद वाले के लिए उन्होंने लगभग 3 सिटी ब्लॉक के बराबर निर्माण किया। इमारतों के डिजाइन को क्वींसबोरो ब्रिज के पास सावधानीपूर्वक चयनित क्षेत्रों पर आधारित किया और सड़क स्तर के स्थानों के बजाय छतों पर ध्यान केंद्रित किया। 28 शहर की एक सड़क पर एक विशाल बख्तरबंद वाहन, न्यूयॉर्क शहर की एक सड़क पर टैक्सी और पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। अगस्त 2025 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुई शूटिंग में एनवाईपीडी की गाड़ियां और न्यूयॉर्क शहर की टैक्सियां बाएं दिखाई गईं, जहां ग्लासगो को न्यूयॉर्क शहर के रूप में दर्शाया गया था। शूटिंग में एक बख्तरबंद वाहन भी शामिल था, दाएं। ग्लासगो शहर के केंद्र में मर्चेंट सिटी, जॉर्ज स्क्वायर और ट्रॉन्गेट सहित न्यूयॉर्क में फिल्माए जाने वाले दृश्यों के लिए लगभग 2 सप्ताह तक शूटिंग का कार्यक्रम निर्धारित था। 128 161 और फिल्म के एक्शन दृश्यों में से एक की शूटिंग भी यहीं होनी थी। हॉलैंड लोकेशन शूटिंग के साथ मुख्य फोटोग्राफी शुरू करने के लिए उत्साहित थे, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म उद्योग में आए बदलावों के चलते नो वे होम का निर्माण साउंड स्टेज तक ही सीमित था और अब उन्हें होमकमिंग बनाने जैसा अनुभव वापस मिल रहा था। 162 उन्हें खुशी थी कि प्रशंसक कलाकारों और क्रू के साथ फिल्मांकन की शुरुआत का अनुभव कर सकते थे। 163 जैकी चैन स्टंट टीम के सदस्य पेंग जांग ने फिल्म के फाइट सीक्वेंस का समन्वय किया, जो शांग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स और अन्य MCU प्रोजेक्ट से लौटे थे। 164 165 35 ग्लासगो से मिली सेट की तस्वीरों में बख्तरबंद वाहनों पर लाल रंग का दानव लोगो दिखाई दे रहा था। टोटल फिल्म के ब्रैडली रसल ने इस लोगो की तुलना कॉमिक्स में मिस्टर नेगेटिव के नेतृत्व वाले इनर डीमंस गिरोह के प्रतीक से की और अनुमान लगाया कि मिस्टर नेगेटिव फिल्म में दिखाई दे सकते हैं। ग्लासगो वर्ल्ड के पॉल ट्रेनर ने बताया कि ग्लासगो सेट पर गैंडे के सिर के आकार की एक संदर्भ प्रतिमा का उपयोग किया जा रहा था, जो कॉमिक बुक के चरित्र राइनो के समान थी। बर्नथल को वन लास्ट किल के साथ अपने दृश्यों की शूटिंग लगातार करनी थी, जिसकी शूटिंग अगस्त 2025 की शुरुआत में पूरी हुई। ब्रांड न्यू डे की शूटिंग 7 अगस्त को इंग्लैंड के सरे में ब्रुकवुड कब्रिस्तान में हुई। लगभग उसी समय ग्लासगो में शूटिंग 18 अगस्त तक बढ़ा दी गई, एक विज्ञापन की शूटिंग के लिए। थ्रेमेल टिलमैन अगस्त के अंत में कलाकारों में शामिल हुए, विलियम बिल मेट्जगर के रूप में, जो क्षति नियंत्रण विभाग DODC के प्रमुख थे। सुपर हीरो फिल्मों के प्रशंसक टिलमैन कुछ समय से ऐसी किसी फिल्म में अभिनय करने में रुचि रखते थे और ब्रांड न्यू डे में चुने जाने से रोमांचित थे। फिल्म ये स्थापित करती है कि DODC का न्यूयॉर्क शहर में एक नया मुख्यालय है और वो पकड़े गए खलनायकों
और उनके हथियारों का अध्ययन कर रहा है, जिसका उद्देश्य उस ज्ञान का उपयोग कानून प्रवर्तन के लिए करना है। और इसके लिए वो न केवल उन हथियारों से बने शस्त्रागार पर निर्भर है, बल्कि बरामद एलियन तकनीक पर भी निर्भर है, जिसमें चिटौरी, सकारान और रॉकेट रैकून की तकनीक शामिल है। फिल्म के लिए साउंड स्टेज का काम सितंबर के अधिकांश समय पाइनवुड स्टूडियो में हुआ। महीने की शुरुआत में रफालो ने कहा कि वो ब्रांड न्यू डे में अपनी भूमिका के बारे में अभी भी सुनने का इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट नहीं देखी है। अपने द्वारा निभाए जाने वाले किरदार और फिल्म के सामान्य कथानक से अवगत होने के बावजूद सिंक को फिल्मांकन के लिए लंदन पहुंचने तक स्क्रिप्ट नहीं मिली, जो सितंबर के शुरुआती और मध्य के बीच शहर के बैटरसी पार्क में हुई। 19 सितंबर को हॉलैंड को पाइनवुड सेट पर एक स्टंट फिल्माते समय हल्की चोट लगी। हॉलैंड के ठीक होने तक पाइनवुड में फिल्मांकन 29 सितंबर तक रोक दिया गया था, क्योंकि प्रोडक्शन टीम ने तय किया था कि वे उनके दृश्यों के आसपास शूटिंग नहीं कर सकते। इससे फिल्म की रिलीज की तारीख पर कोई असर पड़ने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा सितंबर 2025 के अंत में सोनी की एनिमेटेड फिल्म स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स 2018 में किरदार के एक अलग संस्करण को आवाज देने के बाद मार्विन जोन्स तीसरे को लोनी लिंकन / टॉम स्टोन की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। फिल्म की शूटिंग तब इंग्लैंड के बेसिंगस्टोक में फैनम हाउस में हुई, जिसमें हॉलैंड के स्टंट डबल में से एक का इस्तेमाल किया गया था। बेसिंगस्टोक में शूटिंग अक्टूबर की शुरुआत में भी जारी रही, जिसमें हॉलैंड मैंडो के साथ शूटिंग में शामिल हुए। उसी महीने के बाद हॉलैंड, सिंक और रफालो को लंदन के सेनेट हाउस में शूटिंग करते देखा गया। नवंबर की शुरुआत में लंदन के रेवेंसकोट पार्क में शूटिंग हुई। पूरे नवंबर महीने में इंग्लैंड के डोरचेस्टर में एचएम प्रिजन डोरचेस्टर में शूटिंग हुई। क्रेटन ने 19 दिसंबर 2025 को घोषणा की कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है और कहा कि फिल्म का निर्देशन करना उनके लिए जीवन भर की भूमिकाओं में से एक था। हॉलैंड ने कहा कि ये फिल्म उनके अब तक के सबसे रचनात्मक रूप से संतोषजनक फिल्मांकन अनुभव में से एक थी और उन्होंने क्रेटन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने इसे किसी भी स्पाइडरमैन फिल्म का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनाया है। चूंकि हल्क को मोशन कैप्चर और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी (सीजीआई) का उपयोग करके बनाया गया है, इसलिए क्रेटन को शुरू में उम्मीद नहीं थी कि रफालो खुद उन दृश्यों के लिए सेट पर मौजूद होंगे जहां उनके किरदार का रूपांतरण होता है, जिनमें से अधिकांश दृश्य उन्होंने हॉलैंड के साथ साझा किए थे, जिन्हें मोशन कैप्चर प्रक्रिया के कारण रफालो के साथ फिल्मांकन करना वास्तव में एक अजीब अनुभव लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उन दृश्यों की शूटिंग कुछ हद तक हास्यास्पद लग रही थी। कॉमिक बुक कवर को फिर से बनाने वाले दृश्यों को 420 फ्रेम प्रति सेकंड की दर पर फिल्माया गया था, जिसे क्रेटन ने एक अभिनेता के लिए लगभग असंभव बताया था। इतना अधिक कि स्पाइडरमैन के हैंड संगठन में उड़ने वाले शॉट के लिए, जिसे पहले मार्वल टेलीविजन की नेटफ्लिक्स टेलीविजन श्रृंखला में दिखाया गया था, कम से कम 65 टेक की आवश्यकता थी। हालांकि स्पाइडरमैन एडवेंचर्स नंबर 2 के कवर की नकल करने वाले दृश्य के लिए हॉलैंड 2 या 3 टेक में वांछित मुद्रा को बखूबी निभाने में कामयाब रहे। एक ऐसा कारनामा जिसे क्रेटन ने ये प्रदर्शित करने वाला माना कि टॉम का अपने शरीर की हर मांसपेशी पर कितना नियंत्रण है। ब्रांड न्यू डे पहली फिल्म है जिसके कुछ विशेष दृश्यों को विशेष रूप से स्क्रीनएक्स के लिए फिल्माया गया था और इसके निर्माता CJ4D पैलेक्स ने स्क्रीनएक्स की साइड स्क्रीन पर पैनोरामिक व्यूइंग अनुभव बनाने के लिए फुटेज शूट करने के लिए सेट पर आकर शूटिंग की थी। फिल्म को 2.39 अनुपात 1 आस्पेक्ट रेशियो में शूट किया गया था, जिसमें चुनिंदा दृश्यों को आईमैक्स के लिए शूट किया गया था। क्रेटन का मानना था कि ब्रांड न्यू डे आईमैक्स अनुभव के लिए उपयुक्त थी। डाक उत्पादन जनवरी 2026 में डेडलाइन हॉलीवुड के जस्टिन क्रोल ने रिपोर्ट किया कि फीस पिछले एक साल से पूरी तरह से डूम्सडे और उसके सीक्वल एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 2027 के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और उन्होंने ब्रांड न्यू डे के निर्माण का अधिकांश काम पास्कल को सौंप दिया था। क्रीटन ने इसका खंडन करते हुए कहा कि हालांकि फीस व्यस्त थे, लेकिन फिल्म उनकी प्राथमिकता सूची से बाहर नहीं थी और उन्होंने आगे कहा कि फीस, पास्कल और रोथमैन सभी इसमें शामिल थे। फीस और पास्कल के अलावा स्पाइडरमैन फिल्मों के अक्सर निर्माता रहे
एवी अराद ने भी राहेल ओकॉनर के साथ निर्माता के रूप में काम किया। फिल्म का पहला ट्रेलर मार्च 2026 में जारी किया गया था और इसने हैंड की उपस्थिति की पुष्टि की। फिल्म निर्माताओं ने बताया कि मार्वल की नेटफ्लिक्स टेलीविजन श्रृंखला की घटनाओं के बाद से ये संगठन नेतृत्वहीन था और नए मार्गदर्शन में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता है, जिसमें स्टंट कलाकार और मार्शल आर्टिस्ट फैन शियाओ शुआंग हैंड की नई नेता की भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने पहले शॉन्ग ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स और द मार्वल्स 2023 जैसी अन्य मार्वल स्टूडियो फिल्मों में काम किया था। ट्रेलर ने यह भी खुलासा किया कि ज़ैब्रीना गुएवारा ने बॉर्न अगेन से शीला रिवेरा के रूप में अपनी भूमिका को एक दृश्य में दोहराया है, जिसमें उनका किरदार स्पाइडरमैन को न्यूयॉर्क शहर की चाबी सौंपता है। ईमान एसफंडी एमजे के लिए एक नए प्रेमी की भूमिका निभा रहे थे और कीथ डेविड की एक अज्ञात भूमिका थी, जिसकी बाद में पुष्टि हुई कि वो मकड़ियों के बारे में एक प्रकृति वृत्तचित्र में कथावाचक की आवाज़ हैं, जिसे पार्कर देखता है। अप्रैल में हॉलैंड ने कहा कि अधिक हास्य जोड़ने और एक अनिर्दिष्ट खलनायक कथानक को नए तरीके से शामिल करने के लिए लंदन में अतिरिक्त फोटोग्राफी की जा रही थी। उन्होंने आगे कहा कि इन बदलावों से पहले भी फिल्म अच्छी चल रही थी और ये बदलाव तो बस चार चांद लगा रहे थे। फीज ने जुलाई के मध्य में संकेत दिया कि फ्लोरेंस पुग डूम्सडे में अपनी उपस्थिति से पहले ब्रांड न्यू डे में येलेना बेलोवा स्लैश ब्लैक विडो के रूप में अपनी एमसीयू भूमिका को फिर से निभाएंगी, जिसकी पुष्टि महीने के अंत में हुई। लगभग उसी समय रोसारियो डॉसन ने खुलासा किया कि उन्होंने ब्रांड न्यू डे के एक दृश्य के लिए मार्वल की नेटफ्लिक्स टेलीविजन श्रृंखला से क्लेयर टेम्पल के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाया था, जिसे अंततः काट दिया गया था। फिल्म में दिखाई देने वाले अन्य अभिनेताओं में जीन की बड़ी उत्परिवर्ती बहन सारा ग्रे के रूप में ओलिविया बूथ फोर्ड और रैमरोड के रूप में बिली क्लेमेंट्स शामिल हैं। क्लेमेंट्स ने इससे पहले एमसीयू फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन 2024 में रूसी की भूमिका निभाई थी। मार्वल स्टूडियोज के शुरुआती लोगों में पिछली एमसीयू स्पाइडरमैन फिल्मों के आर्काइव फुटेज को यादों के रूप में दिखाया गया है, जिन्हें पीटर अब एमजे और नेड जैसे किरदारों के साथ साझा नहीं करता है। तो दोस्तों इसे सोनी पिक्चर्स द्वारा रिलीज़ किया जा रहा है। बजट की बात कर लेते हैं तो बजट इसका बहुत भारी भरकम है, लगभग $300 मिलियन के बीच में इसका बजट, जो कि बहुत ही बढ़िया है। बाकी लेंथ की बात कर ले तो बेहतरीन लेंथ इस बार हमें देखने को मिली है। 145 मिनट की टोटल लेंथ हमें देखने को मिली है। साथ ही साथ इसे 31 जुलाई 2026 को रिलीज़ किया जाना है इंडिया के अंदर। बाकी इसके जो टीजर ट्रेलर है आपने देख लिए होंगे, सभी रीजनल लैंग्वेजों में इंडिया के अंदर प्रोवाइड है। बाकी साथ ही साथ इसकी मेन बेस जो लैंग्वेज है इंग्लिश है। बाकी मैंने सारी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है आपको बता दी है। एडवांस बुकिंग इस मूवी की चालू हो चुकी है, आप जाकर अभी इसे बुक कर सकते हैं। बाकी आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।